उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। यूरोप में उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी की तीन अलग अलग विचारधाराओं के प्रभाव को समझने में, रूस में बढ़ रहे औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तनों को समझने और वर्णन करने में, यूरोप में साम्राज्यवाद के आगमन का वर्णन करने में, ये समझने और वर्णन करने में कि फ्रांस ने लोकतंत्र बनाने के लिए राजतंत्र को किस प्रकार समाप्त किया। रूसी क्रांति, इसकी अर्थव्यवस्था और इसके साम्राज्य को समझने और इसका वर्णन करने में, रूस में साम्राज्यवाद को समझने और समझाने में, 1905 की रूसी क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य को समझने और इसका वर्णन करने में, 1917 की फरवरी क्रांति और लेनिन के अप्रैल थीसिस को समझने और समझाने में, 1917 की अक्टूबर क्रांति समझने और समझाने में, गृह युद्ध को समझने और वर्णन करने में, स्तालिनवाद और सामूहिकीकरण को समझने और समझाने में, रूसी क्रांति और सोवियत संघ के वैश्विक प्रभाव को गहराई से समझने में। यूरोप में साम्राज्यवाद और रूसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात किया। इसने यूरोप में तीन अलग अलग विचारधाराओं को जन्म दिया: उदारवादी, आमूल परिवर्तनवादी और रूढ़िवादी। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। वे व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा और प्रतिनिधित्व पर आधारित निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे। तब भी वे लोकतंत्रवादी नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। वे नहीं चाहते थे कि महिलाओं को वोट का अधिकार मिले। रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। वे महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध करते थे। 18वीं सदी में रूढ़िवादी आमतौर पर समाज के परिवर्तन का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया, लेकिन काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम थी। बेरोजगारी आम समस्या थी। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास काफी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग काम करते थे। ये जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। उनका दृढ़ विश्वास था, यदि कामकाजी लोग औद्योगिकरण का लाभ उठाएं तो समाज तरक्की कर सकता है। यूरोप में समाजवाद का आना। समाजवादी संपत्ति के
निजी स्वामित्व की व्यवस्था को ही सारी समस्याओं की जड़ मानते थे। उनका तर्क था कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। वो उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। समाजवादी समूह संपत्ति पर एक व्यक्ति की बजाय पूरे समाज का नियंत्रण चाहते थे, ताकि सामाजिक हितों को अच्छी तरह से पूरा किया जा सके। कुछ समाजवादियों को सामूहिक उद्यमों में दिलचस्पी थी, जबकि कुछ ने कहा कि व्यक्तिगत पहलकदमी से बड़े पैमाने पर सामूहिक उद्यमों का निर्माण संभव नहीं है। इसलिए सरकारों को इन सामूहिक उद्यमों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कार्ल मार्क्स 1818-1883 और फ्रेडरिक एंगल्स 1820-1895 का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त करने के लिए मजदूरों को मूल रूप से एक अत्यंत भिन्न समाजवादी समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण होगा। ये एक साम्यवादी समाज होगा। समाजवाद के लिए समर्थन। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बनाई। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। संगठन के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए। उन्होंने काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसडीपी के साथ इन संगठनों के काफी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनावों में वे पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलन। रूसी क्रांति। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर 1917 की घटनाओं को ही रूसी क्रांति कहा जाता है। रूसी साम्राज्य 1914। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। ये साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया व अज़रबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे, लेकिन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध धर्मों को मानने वाले भी रूसी साम्राज्य का हिस्सा थे। अर्थव्यवस्था और समाज। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। ज्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे, लेकिन मालिकों से कोई शिकायत होने पर उनके विरुद्ध अपना रोष प्रकट करने के लिए वे एकजुट हो जाते थे। किसानों को कुलीनता का
कोई सम्मान नहीं था। कभी कभी तो वे जमींदारों की हत्या भी कर देते। रूसी किसान समय समय पर अपनी सारी जमीन को अपने कम्यून को सौंप देते और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांट देता। रूस में समाजवाद। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थीं। 1898 में गठित रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का मानना था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं, उससे पता चलता है कि वे स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले। उथल पुथल का समय। 1905 की क्रांति। रूस एक निरंकुश राजशाही था। जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। इस निरंकुशता को खत्म करने के लिए उदारवादियों ने समाजवादी क्रांतिकारियों, सोशल डेमोक्रेट्स, किसानों और मजदूरों को साथ लेकर संविधान की मांग की। 1904 में कीमतें इतनी तेजी से बढ़ीं कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। उसी समय प्योतिलोव आयरन वर्क्स के 4 सदस्यों को नौकरी से हटा दिया गया। इसके विरोध में सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 से ज्यादा मजदूरों ने काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। इसी दौरान जब पादरी गैपान के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा, तो पुलिस और कोसैक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हो गए। इस घटना को खूनी रविवार का नाम दिया गया। इस घटना ने पूरे देश में क्रांति की शुरुआत की। लोगों ने संविधान सभा के गठन की मांग की। हालांकि 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। लेकिन जार ने पहली ड्यूमा को 75 दिनों के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफी समर्थन मिला। उन्होंने जार का साथ दिया, लेकिन जब जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया, तो उनके प्रति जन समर्थन कम होने लगा और जर्मन विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगीं। 1914 और 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। 1900 पेत्रोग्राद में फरवरी क्रांति। सन 1917 की सर्दियों में पेत्रोग्राद में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। 22 फरवरी को एक कारखाने में तालाबंदी घोषित कर दी गई। इस कारखाने के मजदूरों के समर्थन में 50 अन्य कारखानों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थीं। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया, तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। इसके हिंसक विरोध में 27 फरवरी को लोगों ने पुलिस मुख्यालयों पर
हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए बुलाए गए घुड़सवार सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। उसी दिन हड़ताली मजदूर और सिपाही एक हो गए और उन्होंने सोवियत या परिषद का गठन किया। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। अगले ही दिन सैनिक कमांडरों ने जार को राजगद्दी त्यागने की सलाह दी। उसने 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। देश का शासन चलाने के लिए सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने एक अंतरिम सरकार बना ली। फरवरी के बाद जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। हर जगह सोवियतें बना ली गईं। बोल्शेविकों के नेता व्लादिमीर लेनिन चाहते थे कि युद्ध को समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन 3 मांगों को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगीं। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगीं। अंतरिम सरकार की ताकत कमजोर होने लगी और बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा। सरकार ने बोल्शेविकों को दबाने के लिए अक्टूबर 1917 की क्रांति। लेनिन को आशंका थी कि अंतरिम सरकार तानाशाही थोप देगी। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सोवियत की ओर से लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया, जिसने 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। पलक झपकते ही क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लें और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। भारी गोलीबारी के बाद दिसंबर तक मास्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। अक्टूबर के बाद क्या बदला? ज्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में राष्ट्रीयकरण किया गया। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। बोल्शेविकों ने जबरदस्ती बड़े बड़े मकानों को परिवार की जरूरतों के हिसाब से छोटे छोटे भागों में बांट दिया। सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गईं। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया गया। मार्च 1918 में बोल्शेविकों ने जर्मनी से संधि कर ली। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई जो देश की संसद बनी। बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को गृह युद्ध
गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उन्होंने बोल्शेविकों रेड्स से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित कीं। 1918 और 1919 के दौरान रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर ग्रीन्स, सामाजिक क्रांतिकारियों और व्हाइट्स यानी जार समर्थकों का ही नियंत्रण रहा। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिला। इन सभी ने बोल्शेविकों के साथ युद्ध लड़ा। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। इस घटना ने बोल्शेविकों को अलोकप्रिय बना दिया। इस समस्या से निपटने के लिए गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ यूएसएसआर में राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई। हालांकि ये कदम केवल आंशिक रूप से सफल रहा। समाजवादी समाज का निर्माण। गृह युद्ध के दौरान भी बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। अफसरों ने आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाईं। पहली दो योजनाओं 1927 से 1932 और 1933 से 1938 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया गया। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफी गति मिली। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियां खराब होने लगीं। उनके क्वार्टरों में शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, जिन्हें अक्सर सड़क के पार बनाया जाता था। कामगारों के बच्चों के लिए विद्यालय खोले गए और फैक्ट्री कामगारों और स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकीकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। 1927-1928 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। किसान सरकार द्वारा तय की गई कीमतों पर अनाज बेचने को तैयार नहीं थे। पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने कड़े आपातकालीन कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद से अनाज नहीं बेच रहे हैं। 1928 में उसने पार्टी के सदस्यों को किसानों से जबरन अनाज खरीदने और कुलकों यानी संपन्न किसानों के ठिकानों पर छापे मारने के लिए भेजा, लेकिन अनाज की कमी बनी रही। 1929 में स्टालिन ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने और मुनाफे को आपस में साझा करने के लिए मजबूर किया। किसानों ने इस कदम का विरोध किया। सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी गई। बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश निकाला दे दिया गया। सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई। स्टालिन ने अपनी नीतियों का विरोध करने वाले प्रत्येक पक्ष को दबा दिया। रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ
तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी। लेकिन 1950 के दशक तक देश के भीतर भी लोग ये समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे और गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहां के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी। हालांकि वहां के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे। कई देश समाजवाद के कुछ आदर्शों का पालन भी करते थे, लेकिन प्रत्येक सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में 3 अलग-अलग विचारधाराओं को जन्म दिया: उदारवादी, आमूल परिवर्तनवादी और रूढ़िवादी। कार्ल मार्क्स 1818-1883 और फ्रेडरिक एंगल्स 1820-1895 ने पूंजीवादी शोषण को जड़ से समाप्त करने के लिए समाजवादी समाज का समर्थन किया। ये एक साम्यवादी समाज होगा। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस का शासन था। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन 1898 में हुआ। आपसी विभेदों के चलते पार्टी 2 गुटों, बोल्शेविक लेनिन के नेतृत्व वाली और मोनशेविक में बंट गई। 1905 की क्रांति के दौरान एक परामर्शदाता संसद या ड्यूमा का गठन हुआ। 1914 और 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। हड़ताली मजदूर और सिपाही एक हो गए और उन्होंने सोवियत या परिषद का गठन किया। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। जार ने 2 मार्च को राजगद्दी त्याग दी। बोल्शेविकों के नेता व्लादिमीर लेनिन ने 3 मांगों को आगे रखा, जिन्हें प्रसिद्ध रूप से अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। शुरुआती दौर में बोल्शेविक काफी लोकप्रिय थे, लेकिन उनके द्वारा चलाई गई नियंत्रण व्यवस्था के कारण उनके कई समर्थक उनसे अलग हो गए। बोल्शेविकों ने केंद्रीकृत योजना की प्रक्रिया शुरू की, जिससे आर्थिक विकास को काफी गति मिली।